एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम प्री बोर्ड परीक्षा 2 के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पूर्वत ही यह ज्ञातव्य है कि हिंदी विषय में कुल 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। संपूर्ण प्रश्न पत्र 80 अंकों में विभाजित है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। यहाँ पर हम हिंदी विषय के खंड आ के अंतर्गत जो 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2 में पूछे भी गए हैं, उन्हीं के विषय में अध्ययन करेंगे। खंड आ वस्तुपरक प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस गद्यांश को आप स्वतः पढ़ लेंगे। इसके नीचे जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है कि आधुनिक युग में संस्कृतियों में परस्पर संघर्ष प्रारंभ होने का प्रमुख कारण बताइए। 4 विकल्प हैं, जिसमें पहला है अनेक संस्कृतियों के मिलन से अतिक्रमण, बाह्य उपादान में अंतर, आस्था का डिगना, वैचारिक दुर्बलता। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है अनेक संस्कृतियों के मिलन से अतिक्रमण। इसके बाद फिर दूसरा प्रश्न है अविवेकी अनुकरण किसका पर्याय है। विवेकी माने होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान वही व्यक्ति होता है जिसमें ज्ञान होता है, और अविवेकी वह व्यक्ति होता है जिसमें अज्ञानता होती है। तो प्रश्न यह पूछा गया है कि अविवेकी अनुकरण किसका पर्याय है। पर्याय मतलब समानार्थी शब्द। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम पर्याय या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो अविवेकी अनुकरण किसका पर्याय है। अज्ञानता का, साक्षरता का, ज्ञान का, संस्कृति का। तो जो सही उत्तर होगा वह होगा प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर 1 अज्ञानता का। प्रश्न नंबर 3 है संस्कृति के निर्माण में किसका योगदान है। केवल जाति का, केवल देश का, जाति और देश का। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वह प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर 3 है, जाति और देश का। प्रश्न नंबर 4 है हम अपनी सांस्कृतिक संपदा की उपेक्षा क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि यह हमारी संस्कृति है, क्योंकि यह राष्ट्र की गरिमा के अनुरूप है, क्योंकि यह राष्ट्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है, क्योंकि यह हमारी संस्कृति नहीं है। हम अपनी सांस्कृतिक संपदा की उपेक्षा क्यों नहीं कर सकते। उपेक्षा का मतलब होता है एक प्रकार से तिरस्कार। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यह राष्ट्र की गरिमा के अनुरूप, अनुरूप मतलब अनुकूल नहीं है। अतः प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है कि हम विदेशी संस्कृति से क्या ग्रहण कर सकते हैं। संस्कृति के जीवंत तत्वों को, संस्कृति के अजीवंत तत्वों को, संस्कृति के त्याग को, संस्कृति के ग्रहण की क्षमता को। तो जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 5 का वह होगा विकल्प नंबर 1 संस्कृति के जीवंत तत्वों को। इसके बाद आपका जो अथवा में है दूसरा गद्य खंड, उसके नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें पहला प्रश्न है कि किन व्यक्तियों को आत्मनिर्भर कहा जा सकता है। जो दूसरों का मुंह नहीं ताकते, जो दूसरों का मुंह ताकते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जो आत्मविश्वासी नहीं होते हैं। तो आत्मनिर्भर का मतलब ही होता है
अपने बल पर रहना, किसी पर आश्रित न रहना, किसी के सहारे न रहना। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह यह होगा कि जो दूसरों का मुंह नहीं ताकते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, आत्ममंथन, आत्मविश्वास। इस पूरे गद्यांश में आत्मनिर्भरता के विषय में बताया गया है, स्वावलंबी होने के विषय में बताया गया है। इसलिए जो इसका उचित शीर्षक होगा वह होगा आत्मनिर्भरता। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, जीवन का अमूल्य आभूषण किसे कहा गया है? आत्मनिर्भरता को, आत्मविश्वास को, स्वावलंबन को, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा कि जीवन का अमूल्य आभूषण किसे कहा गया है, वह है स्वावलंबन को। प्रश्न नंबर 4, स्वावलंबी की दासी कहा गया है? सफलता को, असफलता को, परिश्रम को, आत्मनिर्भरता को। स्वावलंबी व्यक्ति जो होता है, जो अपने पर निर्भर होता है, ऐसे व्यक्ति की दासी सफलता होती है। यानी जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, जो आत्मनिर्भर होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो सफलता है वह दासी के समान होती है। था प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, स्वावलंबी मनुष्य प्रत्येक कार्य को कैसे पूरा करता है? मन से, दिमाग से, दासता से, आत्मबल से। स्वावलंबी मनुष्य प्रत्येक कार्य को अपने आत्मबल से पूरा करता है। इसलिए प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। इसके बाद फिर अपठित काव्यांश है। काव्यांश को आप स्वयं पढ़ लेंगे। उसके नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं, हम उन प्रश्नों के उत्तर के विषय में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाने का दायित्व किसके कंधों पर है? युवाओं के, वृद्धों के, नेताओं के, सरकार के। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा युवाओं के, क्योंकि कोई भी राष्ट्र विकास के पथ पर तभी आगे बढ़ सकता है जब उस राष्ट्र के युवा जो है राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, किन बातों को कायरों की सी बातें कहा गया है? कठिनाइयों से घबराना, कठिनाइयों को दूर करना, कठिनाइयों का सामना करना, कठिनाइयों का विरोध करना। तो जो कायर व्यक्ति होते हैं वो हमेशा कठिनाइयों से घबरा जाते हैं, उनका डटकर मुकाबला नहीं करते हैं। अतः प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, नियति चक्र की गति बदलों में निहित अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा रूपक अलंकार। ऐसा इसलिए होगा कि जहाँ पर उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है और उपमान मतलब जिससे तुलना की जाती है। तो जहाँ पर उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसलिए यहाँ पर नियति चक्र, नियति माने होता है प्रकृति, प्रकृति के चक्र की गति को बदलो। तो प्रकृति की चक्र की गति को कोई बदल नहीं सकता है। तो यहाँ पर प्रकृति, नियति की चक्र और गति दोनों को एक मान लिया गया, क्योंकि प्रकृति का नियम ही होता है परिवर्तन। वह खुद परिवर्तित होती रहती है, उसके गति को कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो नियत चक्र की गति बदलों में यहाँ पर नियत चक्र की गति को एक मान लिया गया है, अर्थात उसके बदलो, गति बदलो, नियत चक्र को एक मान लेने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर 3 रूपक अलंकार सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, चाहे जिसे इधर कर दे तू, चाहे जिसे उधर क्षण में। इस पंक्ति में नव युवकों की कौन सी विशेषता प्रकट हो रही है?
असंभव को संभव करने की, संभव को असंभव करने की, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की, आगे बढ़ने की। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह ये होगा कि असंभव को संभव करने की। पास प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, कवि नव युवकों से क्या आह्वान कर रहा है? रुकने की, देखने की, आगे बढ़ने की, कहीं ना जाने की। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है कवि नव युवकों से आगे बढ़ने का आह्वान कर रहा है। इसके बाद अपठित काव्यांश से ही संबंधित दूसरा पद्य है जो कि अवथवा के रूप में आपके प्रश्न पत्र में पूछा गया है। इस पद्यांश को आप स्वतः पढ़ लेंगे। इसके नीचे जो प्रश्न पूछा गया है हम उस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि बच्ची का पिता तो है, पंक्ति में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? बच्ची के प्रति लगाव, बच्ची के प्रति जिम्मेदारी, बच्ची के प्रति रोष, बच्ची के प्रति क्रोध। इस पंक्ति में जब कवि ये कहता है कि बच्ची का पिता तो है, तो इस पंक्ति से निश्चित रूप से यहाँ पर वात्सलता के भाव जागृत हो रही। पुत्रवत या पुत्रीवत संतान विषयक प्रेम उत्पन्न हो रहा है। और संतान विषयक प्रेम तभी उत्पन्न होता है जब माता पिता को या बड़ों को छोटों से लगाव होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न नंबर 1 का जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बच्ची के प्रति लगाव। प्रश्न नंबर 2 है, ड्राइवर झटका क्यों खा गया? चूड़ियों को देखकर, उसे अपनी बिटिया की याद आ गई थी, उसे अपना घर याद आ रहा था, उसे बच्ची की याद आ गई थी। तो जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर 3, उसे अपनी बिटिया की याद आ गई थी। खा गया मानो झटका में निहित अलंकार का नाम बताइए। उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। तो जो सही उत्तर होगा वह होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु, जानो, मानो, जनहु, मनहु, ये सभी इसके पहचान के शब्द हैं। तो इस पंक्ति में स्पष्ट रूप से मानो शब्द यह अंकित है, इसलिए खा गया मानो झटका इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। बस में चूड़ियां किसने लटकाई थी? पिता ने, ड्राइवर ने, कवि ने, बच्ची ने। तो बस में चूड़ियां बच्ची ने लटकाई थी, अतः प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। ड्राइवर से कौन प्रश्न पूछ रहा है? उसकी बच्ची, कवि, लेखक, पिता। तो जो इसका सही उत्तर है वह है कवि। ड्राइवर से कवि प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न नंबर इसके बाद है 3। यहाँ से हमारा व्याकरण पोर्शन शुरू हो जाता है। 10वीं कक्षा में 16 अंकों का व्याकरण से संबंधित प्रश्न निर्धारित हैं। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको यह करना है, सबसे पहले तो आप 5 प्रश्नों को पढ़ेंगे ध्यान से। इसके बाद आप विकल्प के रूप में चुनेंगे कि हम ऐसे किन 4 प्रश्नों को हल करें जो कि हमारे चारों प्रश्न सही हों, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 प्रश्नों में से केवल 4 ही प्रश्न करने हैं, मतलब विकल्प के रूप में एक प्रश्न मिल रहा है। इसलिए आपको उसमें से यह चयन करना है कि जो प्रश्न आपको सरल लगे आपको उसी प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि संज्ञा उपवाक्य किसका भेद है? तो संज्ञा उपवाक्य मिश्र वाक्य का, विशेषण उपवाक्य का, संयुक्त वाक्य का, सरल वाक्य का। तो आपने पढ़ा है
कि जो संज्ञा उपवाक्य है वह मिश्र उपवाक्य का भेद है। मिश्र वाक्य के तीन उपवाक्य होते हैं, जिसमें पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य यह मिश्र वाक्य का भेद है। तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर पहला अर्थात 1 सही होगा, मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 2 है, वह परिश्रम करता है लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता है। वाक्य के लिए उचित सरल वाक्य होगा, वह परिश्रम करता है पर उसे उसका लाभ नहीं मिलता। यहाँ पर शब्द है, इसका मतलब है कि यह मिश्र वाक्य के अंतर्गत है। उसे परिश्रम करना पड़ता था पर उसे लाभ नहीं मिलता, यहाँ पर भी पर शब्द है। वह परिश्रम करता है इसलिए उसे लाभ नहीं मिलता, यहाँ पर आपका क्या है, मिश्र वाक्य है। इसके बाद उसको अपने परिश्रम का लाभ नहीं मिलता, यह सरल वाक्य है। अतः प्रश्न नंबर 3 का जो दूसरा है, मतलब तीसरे के दूसरे प्रश्न का विकल्प नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, आपकी वह किताब कहाँ है जो आपने वहाँ रखी थी। रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यह बताया गया था ट्रिक, जहाँ पर जो शब्द हो, जिसे हो, जिनसे हो, जिनको हो, जिन्होंने हो, ये सभी जो आपको शब्द मिल रहे हैं, शब्दांश, ये सभी विशेषण उपवाक्य के पहचान हैं। जो, जिसे, जब, जहाँ, जिससे, जिनसे, जिन्होंने, वहाँ पर आपका विशेषण उपवाक्य होता है। अतः प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर 1 सही होगा, विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य का यह पहचान नहीं है। क्रिया विशेषण उपवाक्य में बताया गया था आपको, जैसे, तैसे, जैसा, वैसा, जिनसे, जिन्होंने, इस तरह के आते हैं। तो अब इसके बाद संज्ञा उपवाक्य में कि शब्द जहाँ पर आता है वाक्य के बीच में, वहाँ पर संज्ञा उपवाक्य होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है कि सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया का होना आवश्यक है। तो बहुत सरल प्रश्न है, तो इसमें विकल्प नंबर 2 सही होगा, क्रिया। प्रश्न नंबर 5 है, उसने कहा वह जयपुर जा रहा है। वाक्य का उचित मिश्र वाक्य होगा, उसने कहा वह जयपुर जा रहा है। उसने कहा कि वह कल जयपुर जाएगा। उसने अपने जयपुर जाने के बारे में कहा, वह कल जयपुर जाएगा, उसने ऐसा कहा। उसने कहा था वह कल जयपुर जाएगा, तो इसका जो सही होगा उत्तर वह होगा विकल्प नंबर 1, उसने कहा कि वह कल जयपुर जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। बच्चे खेलेंगे वाक्य के लिए उचित भाववाच्य होगा। बच्चे खेल चुके, बच्चे खेले थे, बच्चे खेल रहे थे, बच्चों द्वारा खेला जाएगा। तो जो इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 4 के पहले प्रश्न का विकल्प नंबर 4 होगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। गांधी जी ने विश्व को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। कर्तृवाच्य होगा कि भाववाच्य होगा कि कर्मवाच्य होगा कि संज्ञावाच्य है। संज्ञावाच्य तो होता ही नहीं है, वाच्य के 3 ही भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो विकल्प नंबर 4 तो वैसे ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका इसमें पूरे वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, और कर्ता की जब प्रधानता हो, इसके साथ साथ आपको ट्रिक बताया गया था कि अगर कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह आए अथवा शून्य कारक चिन्ह आए तो वहाँ पर आपका कर्तृवाच्य होता है।
तो गांधी जी के बाद यहाँ पर ने कारक चिन्ह आ रहा है, इसलिए यह क्या है, कर्तृवाच्य है। बच्चा रोता है वाक्य के लिए उचित भाववाच्य होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे जागेंगे, बच्चे से रोया जाता है। अब तो बच्चा रोया होगा, बच्चा रोया होगा। आपको ये बताया गया था कि भाववाच्य पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि भाववाच्य सदैव आकर्मक होता है, उस वह सकर्मक नहीं होता है, और कर्ता के बाद से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर 3 है, बच्चे से रोया जाता है, यह सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है जो कि बेहद ही सरल है, बहुत आसान है कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, 3, 4, 1, 2। तो जो सही उत्तर है वो होगा 3। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अतः प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। इसके बाद मोहन से फूल तोड़ा जाता है, उदाहरण किस वाच्य का है, विशेषण, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। मोहन से फूल तोड़ा जाता है, हमने आपको जो ट्रिक बताई थी कर्तृवाच्य की, उसमें यह बताया था कि अगर कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह आएगा अथवा शून्य कारक चिन्ह आएगा तभी कर्तृवाच्य होगा, लेकिन यहाँ पर मोहन के बाद से कारक चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब है कि यह कर्तृवाच्य नहीं है। इस वाक्य में किसकी प्रधानता आ रही है, कर्म की प्रधानता आ रही है। फूल तोड़ा जाता है, किससे, मोहन से। तो फूल तोड़ना क्या है, प्रिय है मोहन को, इसलिए यहाँ पर यह पूरा वाक्य क्या है, सकर्मक है, और कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होता है, इसलिए यहाँ पर आपका कर्मवाच्य होगा। मोहन से फूल तोड़ा जाता है, इसमें कर्मवाच्य है, था प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो 4 प्रश्न आपको सबसे अधिक सही लग रहे हों, सरल लग रहे हों, जिसमें आपको पूर्ण विश्वास हो कि नहीं ये मेरा प्रश्न सही है, आप उन्हीं 4 प्रश्नों को ही चुन करके उनके उत्तर दें। प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत पहला प्रश्न जो है वह यह है कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही अर्थ, शब्द, भाव, पद परिचय कहलाता है। तो जो सही उत्तर होगा वह होगा पद परिचय कहलाता है। प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। गीता 7वीं कक्षा में पढ़ रही है, रेखांकित पद का उचित पद परिचय कौन सा होगा, प्रश्नवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। चूंकि कक्षा क्या है, यह एक जाति है और उसके पहले यह निश्चित किया जा रहा है, मतलब कक्षा क्या है यहाँ पर विशेष है और उसका विशेषण क्या है, 7वीं। 7वीं क्या है, यह एक संख्या है, तो इसलिए यह कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। तो गीता 7वीं कक्षा में पढ़ रही है, इसका सही उत्तर होगा संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर 3 सही होगा। वह भावुक व्यक्ति है, रेखांकित पद का उचित पद परिचय होगा, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेषण उसे कहते हैं जो किसी की विशेषता को बताता है। तो भावुक और व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति विशेष से है और इसकी विशेषता किससे बताई जा रही है, भावुक शब्द से, जो व्यक्ति का क्या होता है, गुण होता है। इसलिए जो है यहाँ पर आपका जो प्रश्न नंबर 3 है उसका विकल्प नंबर 1 सही होगा, गुणवाचक विशेषण। हमेशा तेज चला करो, रेखांकित पद के लिए उचित पद परिचय होगा, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर 2, क्रिया विशेषण,
क्योंकि चला करो यह क्रिया है और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, तेज चला करो, इसलिए जो है यह क्या है, क्रिया विशेषण है। जिस क्रिया के द्वारा किसी की विशेषता बताई जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जिस विशेषण के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अतः प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। वे विद्यालय गए परंतु वहां अवकाश था। लेखांकित पद के लिए उचित पद परिचय चुनिए। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक। तो परंतु, और, तथा, अथवा ये सभी ऐसे शब्द हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो जहां पर कोई चीज जोड़ी जाती है वहां पर आपका समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तो वे विद्यालय गए परंतु वहां अवकाश था, यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, इसलिए यह समुच्चय बोधक है। था प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। रस से संबंधित यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको उन 5 प्रश्नों में से केवल 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। वीर रस का आलंबन विभाव होगा। आवेग, उत्साही व्यक्ति, शत्रु, आक्रमण। आलंबन का शाब्दिक अर्थ होता है कारण या सहारा, जिसके कारण वीरता का भाव उत्पन्न होता है उसे ही कहा जाता है आलंबन। तो यहां पर वीरता का भाव किसके कारण उत्पन्न होता है, शत्रु के कारण उत्पन्न होता है। उत्साही व्यक्ति इसका ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है जो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है, लेकिन किसके कारण उत्साह उत्पन्न होता है, वो शत्रु के कारण होता है। ठीक, तो यहां पर जो आपका सही उत्तर होगा वह उत्साही व्यक्ति नहीं होगा, अपितु उत्साही व्यक्ति के जगह पर शत्रु होगा, क्योंकि वीर रस, वीरता का भाव व्यक्ति के अंदर तब उत्पन्न होता है जब वह अपने सामने अपने शत्रु को खड़ा हुआ देखता है। तो शत्रु के कारण ही वीर रस की उत्पत्ति होती है, वीरता की उत्पत्ति होती है। इसलिए वीर रस का जो आलंबन विभाव होगा वह शत्रु होगा। अतः प्रश्न नंबर 6 के प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 2, श्रृंगार रस में बिछुड़ने वाले पक्ष को क्या कहते हैं? बेहद सरल उत्तर है इसका, वियोग, संयोग, सहयोग, दुर्योग। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा वियोग। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की सहायता से रस रूप में क्या परिवर्तित हो जाते हैं? तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की सहायता से रस के रूप में क्या परिवर्तित होते हैं? तो विभाव, व्यभिचारी भाव, भाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर 4, अस्थाई भाव। किलकट कान घुटुरवन आवत, पंक्ति का अस्थाई भाव क्या है? इस पूरे पंक्ति में वात्सल्य रस के विषय में चर्चा की गई है। अब वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वत्सल होता है, अतः विकल्प नंबर 3 सही होगा, वत्सल। तुझे विदा कर एकाकी अपमानित सा रहता हूँ बेटा, दो आंसू आ गए समझता हूँ उनसे बहता हूँ बेटा। पंक्तियों में प्रयुक्त रस क्या है? रौद्रस। क्रोध की कहीं भी बात नहीं हो रही है, इसलिए रौद्रस बिल्कुल नहीं होगा। इस पंक्ति में आंसू आ गए समझता हूँ उनसे कहता हूँ बेटा, हास्यात्मक भी नहीं है, इसलिए हास्य रस भी नहीं होगा। वीरता की तो चर्चा ही नहीं की गई इस पूरे पंक्ति में, तो इसका मतलब है बचता हमारे पास कौन सा रस है? करुण रस है। अतः तुझे विदा कर एकाकी अपमानित सा रहता हूँ बेटा, दो आंसू आ गए समझता हूँ उनसे बहता हूँ बेटा। इन पंक्तियों में जो प्रयुक्त रस है वह है करुण रस। अतः जो है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 के 5वें प्रश्न का विकल्प नंबर 4 सही होगा। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 7,
यहाँ से आपका पठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न प्रारंभ होते हैं। पठित का मतलब जिन्हें आप पढ़े हैं, यानी क्षितिज जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके गद्य खंड से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्षितिज गद्य खंड का एक पैराग्राफ दिया हुआ है। उस पैराग्राफ के नीचे जो प्रश्न है हम उन्हीं के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आप इसके गद्य खंड को स्वतः पढ़ लीजिएगा। लेखक के मुंह में पानी क्यों आ रहा था? खीरे को देखकर। उन्हें बीमारी थी भूख के कारण, नवाब साहब को देखकर। जब हम किसी भी खाने पीने की चीज को देखते हैं तो निश्चित रूप से उसे देख करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से नवाब साहब ने जब खीरे को देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया था। तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर 1 सही होगा, खीरे को देखकर। प्रश्न नंबर 2 है, नवाब साहब ने खीरे का रसास्वादन कैसे किया? खिड़की से फेंककर, खाकर, लेखक को खिलाकर, सूंघकर। तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर 4 सूंघकर। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने नवाब साहब को खीरे के लिए ना क्यों कहा? उन्हें खीरा पसंद नहीं था, मैदा कमजोर होने के कारण, आत्मसम्मान बचाने के लिए, मनाही के कारण। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 3 आत्मसम्मान बचाने के लिए। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है, नवाब साहब की पलकें क्यों मूंद गई? स्वाद के आनंद में, खीरे की चमक से, खीरे की सुगंध से, मुंह में पानी आने से। सही उत्तर होगा स्वाद के आनंद में। तलब शब्द का क्या अर्थ है? पानी, संयम, जरूरत, सुगंध। तो तलब शब्द का अर्थ है जरूरत यहाँ पर, अतः प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर 3 सही होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर भी आपके सामने 3 प्रश्न हैं, 3 में सिर्फ आपको 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जो 2 प्रश्न आपको सरल लगे, आपको सही लगे, आप उन्हीं 2 ही प्रश्नों को ही हल करें। हालदार साहब को मूर्ति का कौन सा आइडिया रियल लगा? रियल मतलब वास्तविक लगा। तो यहाँ पर जो सही 4 ऑप्शन है उसमें से मूर्ति की टोपी, मूर्ति का कोट, मूर्ति पर असली फ्रेम का, कोट के बटन। तो हालदार साहब को मूर्ति का पर असली फ्रेम का चश्मा वाला जो आइडिया लाए यह उन्हें रियल लगा, क्योंकि जो नेताजी की मूर्ति थी वो संगमरमर के पत्थर से बनी हुई थी, लेकिन उस मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ था वो रियल चश्मा लगाया गया था। वो संगमरमर के पत्थर से बनी हुई चश्मा उन्हें नहीं लगाया गया था। इस तरह प्रश्न नंबर 8 के प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, फादर कामिल बुल्के के शोध प्रबंध के दौरान प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जो है डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो सही उत्तर है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। मातृलिंग के किस प्रसिद्ध नाटक का अनुवाद फादर बुल्के के द्वारा किया गया था? पैलेस एंड मिलसेंडे, ब्लू बर्ड, ब्लिंड द ब्लाइंड। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा ब्लू बर्ड। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इसके पाठ्यांश को पढ़ लेंगे। इसके अंतर्गत जो पूछे गए प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। कवि ने किस महीने की सुंदरता का वर्णन किया है? सावन, बसंत, फागुन, ग्रीष्म। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 3, कवि ने फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। पाट पाट, पाट पाट का मतलब होता है जगह जगह। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पट नहीं रही मतलब समा नहीं रही है। पंक्ति में पाट पाट का क्या अर्थ है? जगह जगह, समाना, प्रकृति, बादल। तो जो सही उत्तर है वह है जगह जगह। सांस लेना किस स्थिति का परिचायक है? सुगंधित हवाओं का, जिंदा रहने का, बादल गरजने का, जगह का।
तो सांस लेना, चूंकि फागुन के महीने में प्रकृति की सुंदरता चारों तरफ फैली हुई है, फूल खिले हुए हैं जो अपनी सुगंध को बिखेर रहे हैं, तो यहाँ पर सांस लेने का जो अर्थ है, जो तात्पर्य है, वह है सुगंधित हवाओं का। प्रश्न नंबर 4 है, शोभाश्री का क्या अर्थ है? प्रकृति सौंदर्य से भरिपूर्ण, सौंदर्य जगह जगह शोभाश्री। इस शब्द का जो अर्थ है वह है, श्री माने होता है सुंदरता, शोभा श्री मतलब सौंदर्य से भरपूर। प्रश्न नंबर 5 है, किस पर से आंख नहीं हटती? फागुन की आभा, सुगंधित हवाओं, वसंत की सुंदरता, रंग बिरंगी पत्तियों से। अब यहाँ पर जो ये प्रश्न है, किस पर से आंख नहीं हटती? हम जो चीज हमें दिखाई देती है, हम उसी वस्तु को देखते हैं, और जब उस वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु में इतनी सुंदर लगती है कि हमारी आंखें उस वस्तु की तरफ से नहीं हटती हैं। तो इस कविता में अगर हम इसके विकल्प की ओर ध्यान दें, फागुन की आभा, सुगंधित हवाएं, वसंत की सुंदरता, इन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम सिर्फ कल्पना के द्वारा महसूस कर सकते हैं, हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। लेकिन जो रंग बिरंगी पत्तियां हैं, हम इन्हें स्पर्श भी कर सकते हैं, हम इन्हें देख भी सकते हैं, और हम इनकी सुगंध को महसूस भी कर सकते हैं। तो जो यह 4 विकल्प दिया गया है यहाँ पर कि किस पर से आंख नहीं हटती है, फागुन की आभा से, सुगंधित हवाओं से, बसंत की सुंदरता से, इन तीनों के अतिरिक्त जो चौथा विकल्प है रंग बिरंगी पत्तियों से, यह विकल्प सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि हमारी आंखें उसी दृश्य की ओर से नहीं हटती हैं जिस दृश्य को हम देखते हैं, और जो रंग बिरंगी पत्तियां हैं ये हमें दिखाई देती हैं, हम इन्हें देख सकते हैं, इसलिए हमारी आंखें यहाँ से इनकी ओर से नहीं हटती हैं। अतः प्रश्न नंबर जो 5 है कि किस पर से आंख नहीं हटती है, उसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, रंग बिरंगी पत्तियों से। फागुन की आभा यह विकल्प नहीं सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, परशुराम जी के गुरु कौन थे जिनके ऋण से वे उऋण होना चाहते थे? वाल्मीकि, विष्णु, शिव, ब्रह्मा जी। तो जो परशुराम के गुरु थे वो भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर जी थे। अतः 10वें प्रश्न के अंतर्गत पहले प्रश्न का विकल्प नंबर 3 सही होगा, शिव। ऋतुराज के आधार पर बताइए, दुख बाचना का अर्थ है। दुख बांटना, किसी को दुख पहुंचाना, दुख की चर्चा करना, दुख को समझ पाना। सही विकल्प है, सही उत्तर है, बाचना शब्द का अर्थ होता है समझना, ना कि उसे प्रकट करना, क्योंकि दुख बाचना नहीं आता है, मतलब दुख समझना नहीं आता है किसी का, तो इसलिए दुख बाचना का जो अर्थ होगा वह है दुख को समझ पाना। अतः प्रश्न नंबर 10 के दूसरे प्रश्न के अंतर्गत विकल्प नंबर 4 सही होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से प्री बोर्ड 2 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण 40 प्रश्न वस्तुनिष्ठ खंड आ के अंतर्गत पूछे गए थे, उनके उत्तरों के विषय में हमने जाना, समझा। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद।